नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे पता करें कि कंपनी सस्ती है या महंगी, यानी क्या वैल्यूएशन सही है या ओवर प्राइस्ड है। देखिए, शेयर प्राइस देखकर हम कभी भी ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, क्योंकि 50 रुपये का शेयर भी ओवर वैल्यूड हो सकता है और 2000 का शेयर भी अंडर वैल्यूड हो सकता है। तो सही डिसीजन लेने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंपनी की वैल्यूएशन को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे गोल्डन चेक्स बताने वाला हूं जिससे आप कॉन्फिडेंटली ये बोल पाओगे कि ये कंपनी डेफिनेटली सस्ती है और ये कंपनी डेफिनेटली महंगी हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 में बात करेंगे कि वैल्यूएशन का सिंपल लॉजिक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वैल्यूएशन का सिंपल लॉजिक मतलब आप कंपनी के 1 रुपए अर्निंग को कितने में खरीद रहे हो। अगर कम में मिल रही है तो कंपनी सस्ती है, यदि ज्यादा में मिल रही है तो कंपनी महंगी है। बस इस आइडिया के आसपास सारे रेशोज घूमते हैं और हम उनमें सबसे पहले देखते हैं पीई रेशो, जिसे हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। दूसरा होता है पीबी रेशो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। तीसरा होता है ईबी बाय एबिटा रेशो, जिसको प्रोफेशनल वैल्यूएशन रेशो बोलते हैं। चौथा होता है पीईजी रेशो, जिसको ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन बोलते हैं। पांचवा होता है आपका कैश फ्लो, जिसको हम प्रॉफिट के जीनियस होने का प्रूफ देते हैं। छठवा होता है आपका डेट लेवल, मतलब कर्ज कम है तो रिस्क कम है। सातवां है आपका ग्रोथ, यदि कंपनी की ग्रोथ स्टेबल है तो वह लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया साबित हो सकती है। तो इन सातों पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये समझेंगे कि कैसे कंपनी सस्ती है और महंगी है, और इनकी हम एक आइडियल वैल्यू निकालेंगे ताकि आपको वो आइडियल वैल्यू के बेसिस पे आप किसी भी कंपनी का जजमेंट 10 से 15 मिनट में सारे सातों पैरामीटर देकर आप पता कर सकते हो कि कौन सी कंपनी सस्ती है या महंगी है। इन सातों रेशोज को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में फंडामेंटल सीरीज में पूरे डिटेल के साथ समझाया है। ये सारे रेशोज आपको मेरे फंडामेंटल सीरीज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक ये आपको सारे सातों पैरामीटर्स आपको डिटेल के साथ विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने इनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। यदि आप इनको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को देखकर यह एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा पीई रेशो, जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी रेशो बताता है आप कंपनी के प्रॉफिट का कितना गुना पे कर रहे हो शेयर खरीदने के लिए। इसकी आइडियल वैल्यू होती है कि इंडस्ट्री एवरेज से यदि ये लो है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, पी रेशो की वैल्यू 15 से 20 के बीच में यदि हो तो वह अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि इंडस्ट्री का पी यदि 25 चल रहा है, इंडस्ट्री का पी मतलब जो हमारे सेक्टर का जो पी होता है, जैसे सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ये भी हमारे जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर का यदि पी, उसको हम बोल के चल रहे हैं इंडस्ट्री का यदि पी 25 चल रहा है और कंपनी का पी यदि 15 है तो वह सस्ती है, और यदि कंपनी का पी 40 है तो वह महंगी है। तो हमको पी रेशो को सेक्टर के पी से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ पी देखना गलत होगा, ग्रोथ को भी देखना पड़ता है, जो हम आगे समझने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जिसे बोलते हैं पीबी रेशो। इसका मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो सारे असेट बेचने के बाद जो पैसा मिलने वाला है वह कहलाता है बुक वैल्यू। इसकी आइडियल वैल्यू जो होना चाहिए, पीवी की जो वैल्यू होती है वह 2 से कम होना चाहिए, तो यह आइडियल वैल्यू मानी जाती है। ये बैंक और एनबीएफसी में पीबी वैल्यू 1.5 बेस्ट होता है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर को यदि चेक कर रहे हैं तो उन बैंकिंग सेक्टर में इस पीवी रेशो की वैल्यू 1.5 से कम होना चाहिए, यह आपके लिए बेस्ट होगा। हाई पीवी का मतलब होता है आप कंपनी की नेट वर्थ के मुकाबले में महंगा पे कर रहे हो, इसीलिए पीवी रेशो की जो वैल्यू होगी वह 2 से कम होना चाहिए। और एनबीएफसी बैंक के यदि आप कंपेरिजन कर रहे हो स्टॉक का तो 1.5 से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ईबी बाय एबिटा रेशो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल वैल्यूएशन रेशो होता है जिसमें ईवी का मतलब होता है एंटरप्राइजेज वैल्यू, यानी मार्केट कैप प्लस डेट। ये डेट को भी इंक्लूड करता है, इसलिए बिग इन्वेस्टर इस रेशो को भी यूज़ करते हैं। और इस रेशो की जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए वह होना चाहिए 10 से कम,
और इंडस्ट्री से लो होना चाहिए। अगर कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेट है तो EV बाय EBITDA हाई हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। EV बाय EBITDA रेशो हमको यह बताता है कि कंपनी की कैश अर्निंग के हिसाब से महंगी है या सस्ती है। जितना ज़्यादा EV बाय EBITDA की वैल्यू लो होती जाएगी, कंपनी सस्ती मानी जाएगी, और हायर होती जाएगी तो महंगी होगी। यदि हम इसको सेक्टर वाइज थंब रूल बनाकर यदि चलें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की यदि हम बात करें तो इस EV बाय EBITDA की नॉर्मल रेंज जो निकल के आती है वह 6 से 10 के बीच में होना चाहिए। यदि आप होटल सेक्टर्स में बात कर रहे हो, होटल सेक्टर की यदि आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो तो आपको इस EV बाय EBITDA की जो वैल्यू है वह 8 से 14 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है। और यदि आप टेलीकॉम सेक्टर में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो इस EV बाय EBITDA की जो वैल्यू है वह 4 से 8 नॉर्मल मानी जाती है। और यदि आप IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हो तो इस EV बाय EBITDA रेशो की जो वैल्यू है वह 12 से 22 तक नॉर्मल मानी जाती है। अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर की एवरेज से बहुत नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड यानी सस्ती कंपनी हो सकती है। इस पॉइंट को भी याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो बोलता है PEG रेशो। PEG रेशो मतलब PE टू ग्रोथ रेशो। हम कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से भी कंपनी की वैल्यूएशन को पता करते हैं। तो अगर कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है तो थोड़ा सा PE हाई हो सकता है, इसलिए PEG इम्पोर्टेंट है। इस प्राइस टू ग्रोथ रेशो की जो वैल्यू होना चाहिए वह 1 से कम होना चाहिए, यानी ग्रोथ के हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। जब PEG की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो वह ग्रोथ स्लो को इंडिकेट करता है, यानी उस कंपनी में रिस्क हो सकता है। अब पांचवा पॉइंट करते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। तो कैश फ्लो जो होता है प्रॉफिट के जीनियस होने का प्रूफ देता है कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो हो रहा है। सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीन पर अच्छा दिखाना ये काफ़ी सिंपल हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट दिखाना और कैश फ्लो को समझना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कैश फ्लो हमको एक्चुअल में यह बताता है कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे बिग इन्वेस्टर होते हैं बैलेंस शीट को तो देखते ही हैं, साथ में वह कैश फ्लो को एनालिसिस भी करते हैं कि कंपनी के बिजनेस में पैसा जा कहाँ रहा है और कहाँ से आ रहा है और कितने टाइम में जा रहा है और कितने टाइम में वापस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी मेज़र करते हैं। तो इस कैश फ्लो की जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए, जिससे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए और प्रॉफिट के साथ साथ मैच करता हो। यदि वीक कैश फ्लो होगा तो बिजनेस स्ट्रगल में हो सकता है। अब बात करते हैं डेट लेवल की। तो कर्ज यदि कम है कंपनी का तो इसका मतलब यह है कि रिस्क कम है उस कंपनी में, और यदि कंपनी का डेट यदि हाई है तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो सकता है। हाई डेट वाली कंपनीज सेंसिटिव होती हैं। क्यों सेंसिटिव होती हैं? मान लीजिए यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो कंपनी लॉस में भी जा सकती है, रिसेशन आ गया तो बिजनेस डाउन भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए डेट वाली जो कंपनीज होती हैं उसमें हमको कम ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमको डेट फ्री कंपनी सर्च करना चाहिए ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ हो रहे। और यह डेट लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं? यह डेट लेवल हम फाइंड आउट करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो निकाल कर। जी हाँ, डेट टू इक्विटी रेशो निकाल कर हम इस डेट लेवल का पता लगाते हैं, और इसकी जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए वह 0.5 से कम होना चाहिए। वैसे तो हमें आइडियल वैल्यू इसकी 0 मानना चाहिए, लेकिन कोई सी कंपनी होती हैं जो डेट लेने के बाद भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही होती हैं, क्योंकि वह बिजनेस का एक्सपांड करने के लिए डेट लेती हैं और अपने आउटपुट को एनहांस करती हैं। तो कुछ कंपनी भी डेट लेने के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। तो उस केस में हमको डेट टू इक्विटी रेशो की वैल्यू 0.5 से कम आंकना चाहिए और इंटरेस्ट कवरेज रेशो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ICR जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये मैंने अपने वीडियोज में क्लियर कर रखा हुआ है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है। तो आप चाहे तो मेरे सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि ICR कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब 7वें पॉइंट की बात करता हूँ, ग्रोथ। यदि कंपनी की ग्रोथ स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म के लिए विजिबल दिख रही हो तो आपका उसमें रेवेन्यू
एंड प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। आइडियल वैल्यू जो होगी ग्रोथ की 10 से 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ होना चाहिए। और ग्रोथ अनसर्टेन हो रही है, मतलब कभी 5% तो कभी 25%, तो ये आपका रिस्की हो सकता है। तो हमको इस तरीके के ग्रोथ वाली कंपनी से दूर रहना चाहिए। हमको ऐसी कंपनी सिलेक्ट करना चाहिए जिसका ग्रोथ रेट जो होगा वह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता रहे। अब हर साल बढ़ता रहेगा ये तो नहीं हो सकता है कि आज 10% है, कल 20 है, तो 30 है, तो 50 है, तो ऐसा, लेकिन वह ग्रोथ कंसिस्टेंट मेंटेन कर रहा हो। यदि ग्रोथ में अनसर्टेनिटी है तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर एक कंपनी में पीई की वैल्यू लो हो रही है, पीवी की वैल्यू लो हो रही है, ईवी बाय EBITDA की वैल्यू लो हो रही है, और पीई टू ग्रोथ रेशियो की जो वैल्यू है 1 से कम है, और कैश फ्लो यदि कंपनी का स्ट्रांग है, डेट उस कंपनी में कम है, और ग्रोथ यदि कंपनी की स्टेबल हो रही है, तो कंपनी हमारी अंडर वैल्यूड है, सेफ है, पावरफुल रिटर्न दे सकती है, और उस कंपनी में पोटेंशियल भी काफी है। यही होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब हम बात करते हैं कि कंपनी कब महंगी हो सकती है। जब पीई की वैल्यू हाई हो, पीवी की वैल्यू हाई हो, ईवी बाय EBITDA की वैल्यू हाई हो, पीईजी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, कैश फ्लो उस कंपनी का वीक हो, डेट कंपनी पे हैवी हो, ग्रोथ उस कंपनी की अनसर्टेन बनी हो, तो ऐसी कंपनी फ्यूचर में हाई रिस्की होती हैं और लॉस का चांस भी हाई हो जाता है। तो इन सारी कंपनियों में यदि ये सारे पैरामीटर यदि मिलते हैं तो इन कंपनियों का फ्यूचर हाई जरूर हो सकता है, लेकिन रिस्क और लॉस का चांस भी बढ़ जाता है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। इन कंपनियों में स्पेकुलेशन भी होने का चांसेस होते हैं, तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक क्विक चेकलिस्ट दे देता हूं जिसमें आपको कि क्या मैट्रिक्स हमको देखना चाहिए और क्या वैल्यू उनकी होनी चाहिए ताकि वो समझ में आ सके कि वह सस्ती हैं, और क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि वो समझ में आ सके कि वह महंगी है। यदि पी की वैल्यू इंडस्ट्री से कम है तो सस्ती है, और यदि पी की वैल्यू इंडस्ट्री से ज्यादा है तो वह महंगी है। यदि पीवी की वैल्यू 2 से कम है तो वह सस्ती है। यदि पी की वैल्यू 4 से यदि ज्यादा है तो वह महंगी हो सकती है। ईवी बाय EBITDA की वैल्यू यदि 10 से कम है तो वह सस्ती हो सकती है। यदि ईवी बाय EBITDA की वैल्यू यदि 15 से ज़्यादा है तो वह महंगी हो सकती है। यदि पीई टू ग्रोथ रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो वह सस्ती हो सकती है, और यदि पीई टू ग्रोथ रेशियो की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है तो वह रिस्की हो सकती है। यदि कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो वह सस्ती हो सकती है। यदि कंपनी का कैश फ्लो वीक है तो वह महंगी हो सकती है। यदि कंपनी का डेट यदि लो है तो वह सस्ती हो सकती है। यदि कंपनी का डेट हाई है तो वह महंगी हो सकती है। यदि ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यदि कंपनी की स्टेबल है तो वह सस्ती हो सकती है, और यदि अनसर्टेनिटी है तो कंपनी महंगी हो सकती है। तो दोस्तों याद रखो, सस्ती प्राइस अच्छी वैल्यूएशन नहीं है और महंगी प्राइस बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्वालिटी प्लस लो वैल्यूएशन इज इक्वल टू पैसा डबल। यदि आप पैसा वाकई में डबल करना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, साथ ही साथ लो वैल्यूएशन पर पैसा लगाना चाहिए ताकि आपका पैसा कम समय में बढ़ सके। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सही वैल्यूएशन पर सही बिजनेस खरीदना आना चाहिए। यदि हाई क्वालिटी और लो वैल्यूएशन यदि मिल रहा है तो आपका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। यदि हाई क्वालिटी और लो वैल्यूएशन पे यदि आपको कोई स्टॉक मिल रहा है तो आपकी वेल्थ लंबे समय में अच्छी बन सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ये लिखकर जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन कौन से रेशोस को देखते थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।